गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। अभी मैं फाइनल लॉ की अमेंडमेंट क्लास देने जा रहा हूँ। आपको थंबनेल और टाइटल एकदम क्लियर दिख रहा होगा। मैं 2 अमेंडमेंट क्लासेस लूँगा, अलग अलग है ये, ठीक है। वो स्टूडेंट्स जिन्होंने जनवरी से मार्च 2020 में जो मेरा लेटेस्ट बैच हुआ था वो किया है, उनके लिए ये अमेंडमेंट क्लास है जो आपको दिख रहा है टाइटल में, CA फाइनल लॉ अमेंडमेंट फॉर लेटेस्ट जैन टू मार्च 2020 बैच। तो अगर आपने वो किया है तब आपके लिए ये वाला अमेंडमेंट क्लास है। ये 17 पेजेस के नोट्स हैं जिसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। एक और अमेंडमेंट क्लास होगी जो इन स्टूडेंट्स को नहीं करना है, जो लंबी अमेंडमेंट क्लास होगी जिसको मैं बोलता हूं 1 ईयर अमेंडमेंट, ठीक है। 1 ईयर अमेंडमेंट क्लास में 38 पेजेस के नोट्स हैं और वो बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने 2019 या उसके पहले मुझसे क्लासेस करी थी, ठीक है, उनके लिए। तो 2 प्रकार के अमेंडमेंट क्लासेस, तुमको जो सूट करता है तुम वैसे करो, ठीक है। अगर आपको 1 ईयर अमेंडमेंट पसंद है आप वो करो, अगर आपको एक शॉर्ट अमेंडमेंट पसंद है तो शॉर्ट करो। शॉर्ट अमेंडमेंट बेसिकली उनके लिए जिन्होंने जैन से मार्च 2020 में बैच लगाया था, तो वो बहुत ज़्यादा ही लेटेस्ट बैच था। अब उसमें थोड़े बहुत चेंजेस ही हैं। इनफैक्ट 17 पेज भी जो आप देख रहे हो उतना होता नहीं है, वो मैंने लंबा फुल कंटेंट डाल दिया है, वो अमेंडमेंट उसमें बहुत कम है, ठीक है। तो ये क्लास अभी मैं लेने जा रहा हूँ अमेंडमेंट की। ध्यान से सुन लो मेरी बात ताकि कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अक्सर क्या होता है, सब कुछ समझा देने के बावजूद भी कमेंट्स के अंदर स्टूडेंट वही चीज़ पूछते हैं जो मैं बोल चुका हूँ ऑलरेडी क्लियर। ये अमेंडमेंट क्लास CA स्टूडेंट्स के लिए है और CMA स्टूडेंट्स के लिए भी है, दोनों के लिए CA CMA फाइनल, ठीक है, दोनों स्टूडेंट्स के लिए। CS एग्जीक्यूटिव के स्टूडेंट्स अगर ये करना चाहें तो कर सकते हैं, उनकी अपनी मर्जी है, वो मैंने टाइटल में लिखा नहीं है, ठीक है। ये अमेंडमेंट क्लास छोटी अमेंडमेंट क्लास है जिसमें लेटेस्ट अमेंडमेंट्स हैं। जिन स्टूडेंट्स ने जैन से मार्च 2020 का बैच मुझसे लिया है ये उनके लिए, बिकॉज उस बैच में ऑलरेडी वो अपडेटेड था, उसके बाद थोड़े बहुत और अपडेशन आए हैं तो वो इसमें कवर होंगे, ठीक है। टोटल नोट्स 17 पेजेस के, लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्लोज करते हैं, आ जाओ, ये रहे नोट्स। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ डिस्कशन। आपको नोट्स के देखो पेज के टॉप पे ही लिखा हुआ दिख जाएगा एकदम हेडर में ही, CA फाइनल लॉ बोथ ओल्ड एंड न्यू सिलेबस। तो CA CM में दोनों के स्टूडेंट्स के लिए हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं सर ओल्ड सिलेबस क्या है, क्या? अरे ये ओल्ड और न्यू दोनों पर एप्लीकेबल है, ओके ना। इसमें एकदम 90% कॉमन ही है, ओल्ड और न्यू दोनों के लिए। इट इज रीसेंट अमेंडमेंट्स आफ्टर जैन टू मार्च 20 बैच। नाउ अभी ये देखो, ये 3 वीडियोस ऑलरेडी मैं YouTube में पहले ही डाल चुका हूं, जिनको नहीं पता आप देख लो। CA फाइनल लॉ प्रिपरेशन एंड रिवीजन स्ट्रैटेजी, CMA फाइनल लॉ रिवीजन स्ट्रैटेजी, और फिर उसके बाद फेमा चैप्टर में विशाल एडिशंस हुए थे, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग, इंपोर्ट्स, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो उसका पूरा मैंने अलग अलग क्लास भी लिया और कंबाइन करके भी एक YouTube में डाल चुका हूं मैं, ठीक है। ये रहा लिंक उसका, CA फाइनल लॉ अमेंडमेंट्स इन फेमा इन दोज 3 टॉपिक्स, फुल टॉपिक डाला हुआ है पूरा। वो मेरे ख्याल से 9-10 घंटे का होगा, देख लेना एक बार। मैंने तीनों के YouTube लिंक तुमको दे दिए, तुम इसको कॉपी करके URL में डालो लिंक को और क्लास मिल जाएगी। और जो भी क्लास तुम देखोगे उस क्लास में उसके नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में ही उसका रेलेवेंट नोट्स भी रहेगा। नोट्स सारे प्रिंटेबल फॉर्म में रहते हैं, तुम निकाल के हाई रेजोल्यूशन प्रिंट आउट करा सकते हो, ओके। अभी अमेंडमेंट्स, सबसे पहले डायरेक्टर्स चैप्टर। डायरेक्टर्स चैप्टर में एक सेक्शन नंबर 149 होता है ना, 149 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। अब जो मैं अमेंडमेंट्स करने जा रहा हूँ ये मैं जैन टू मार्च 2020 वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके एंगल में पढ़ा रहा हूँ कि एकदम लेटेस्ट अमेंडमेंट्स है, ठीक है ना। तो जो भी बंदा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है उसको डेटा बैंक के अंदर, कौन सा डेटा बैंक, इन्होंने IICA इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स मनेसर हरियाणा, इस इंस्टीट्यूट ने एक डेटा बैंक क्रिएट किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ये एकदम नोटिफाइड है। और इनके डेटा बैंक में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का डिटेल्स होना जरूरी है। उन्हें एक ऑनलाइन एग्जाम भी देना पड़ता है जिसको बोलते हैं ऑप्सैट, ठीक है। तो वो सारा डिटेल्स है, वही चल रहा है, ये मेरा पढ़ाया हुआ भी। इसमें एक छोटा सा अमेंडमेंट है, यहाँ पर अमेंडमेंट मैंने येलो कलर में डाल दिया अलग से ताकि तुम देख सको। यहाँ पर नोट्स में आप देखोगे 3 मंथ्स लिखा हुआ है, मेरी बुक है ना ये रही कंपनी लॉ वाली, कंपनी लॉ वाली। तो इसमें यहाँ पे आप देखोगे 3 मंथ्स है, तो इसको अमेंड हो गए, अब ये हो गया 7 मंथ्स। अगर तुम नवंबर 20 में एग्जाम दोगे तो 7 मंथ्स, और अगर तुम मई 21 में जाके एग्जाम दोगे तो तुम्हारे लिए हो गया 13 मंथ्स, ओके। ये चेंज होता जा रहा है बिकॉज वो लोग टाइम को एक्सटेंड करते जा रहे हैं। सबसे पहले 3 महीना था, फिर 5 महीना, फिर 7 महीना, 7 महीने के बाद फिर 10 महीना हुआ, फिर 13 महीना हुआ है। तो अगर तुम नवंबर 20 में एग्जाम दोगे तो 7 महीना, उसके बाद दोगे तो मतलब मई 21 में दोगे तो 13 महीना, ठीक है। ये एक चेंज है।
मैं सिर्फ चेंज वाले पोर्शंस पढ़ा बिकॉज ये तो लेटेस्ट बैच के लिए है ना। फिर एक और एक्स्ट्रा ऐड हो गया, वो डायरेक्टर्स जो 10 साल तक बड़े कंपनीज के अंदर डायरेक्टर या केएमपी रह चुके हैं, उन्हें ऑफसेट का एग्जाम देने से एग्जामिशन है। तो उसमें बड़े कंपनीज का मतलब 2 बुलेट तो पहले से ही था, ये ए और ये बी, ये तो पहले से ही था, एक नया ऐड हो गया सी। सी क्या लिखा है? बॉडी कॉर्पोरेट लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब होता है देयर आर बिग बॉडी कॉर्पोरेट्स विच आर क्रिएटेड अंडर स्पेशल स्टैट्यूट नॉट अंडर कंपनी लॉ, और वो भी लिस्टेड है। इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज नॉट अ कंपनी, इट्स अ बॉडी कॉर्पोरेट। वो एसबीआई एक्ट के अंदर बना था और वो लिस्टेड भी है स्टॉक एक्सचेंज में। तो ये इन्होंने इसमें ऐड कर दिया, 2 के साथ एक तीसरा पॉइंट और ऐड कर दिया कि लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप कैपिटल 10 करोड़ मोर, और फिर लिस्टेड बॉडी कॉर्पोरेट्स, और फिर नीचे भी वही बॉडी कॉर्पोरेट वर्ड यहाँ पे छोटा सा येलो में डाल दिया है। यही अमेंडमेंट है बस। तो तुम लेटेस्ट बैच की हो तो तुम्हारे लिए अमेंडमेंट ज़्यादा नहीं है, बहुत कम कम अमेंडमेंट्स है। खाली तुम्हारे मेन अमेंडमेंट जो आएगा वो इकोनॉमिक लॉ वाले पोर्शन में आएगा, आईबीसी कोड का अमेंडमेंट, वो मैं डिस्कस करूंगा इसी नोट्स के अंदर। बाकी कमलों में चुने अमेंडमेंट्स आते रहेंगे छोटे छोटे, ठीक है। नेक्स्ट, ये एक टेम्पोररी अमेंडमेंट आया था, 1 लाइन का, ज़्यादा नहीं है इसमें। आप जानते हो ना बोर्ड मीटिंग 2 प्रकार का होता है, एक होता है फिजिकल बोर्ड मीटिंग, एक होता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वाली बोर्ड मीटिंग। नाउ देयर आर सर्टेन मैटर्स, देयर आर 4 to 5 मैटर्स जिनके लिए फिजिकल बोर्ड मीटिंग होना जरूरी है, वर्चुअल बोर्ड मीटिंग नहीं चलेगा। वो 4-5 मैटर्स ये रहे, इनके लिए नियम था कि फिजिकल बोर्ड मीटिंग कंपलसरी है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बोर्ड मीटिंग नहीं होगा। फिजिकल बोर्ड मीटिंग कहने का मतलब है कि कोरम जितने डायरेक्टर्स कम से कम फिजिकली मौजूद होना चाहिए। अभी कोरोना के टाइम की वजह से ये अमेंडमेंट आया कि इन मैटर्स के लिए भी आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करोगे तो चलेगा। तो इसका डेट आया था 30 जून तक का, फिर उन्होंने उसको बढ़ा के कर दिया है 31 दिसंबर। 30 जून था, फिर 30 सितंबर किया, फिर 31 दिसंबर किया। तो ये कोरोना रिलेटेड अमेंडमेंट है। ये अगर एग्जाम में आता है तो बोलेंगे, नहीं आता तो नहीं बोलेंगे। ये कोविड अमेंडमेंट है, ठीक है। इसको मैं एक नाम दे रहा हूं, कोविड अमेंडमेंट। कोविड अमेंडमेंट मतलब बेसिकली ये टेम्पोररी अमेंडमेंट है, ये लॉ का हिस्सा नहीं बनेगा, ये अलग से एक सर्कुलर आया है, इट्स अ टेम्पोररी अमेंडमेंट। तो वो लोग अगर एग्जाम में तुमसे पूछें कि स्पेसिफिकली कि एक कंपनी है जिसका अप्रैल 20 से सितंबर 20 के बीच में बोर्ड मीटिंग वो लोग फिजिकली नहीं कर पाए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कर रहे हैं ड्यू टू कोरोना प्रॉब्लम्स, चलेगा क्या? तुम बोलोगे हाँ चलेगा। तो इट्स अ टेम्पोररी कोविड अमेंडमेंट जो आया था, ये पहले इन्होंने 30 जून तक अलाउ किया था, फिर 30 सितंबर अलाउ किया, फिर 31 सितंबर तक अलाउ कर दिया। तो इट्स अ टेम्पोररी कोरोना अमेंडमेंट। ओके, ये मेरे बुक में कभी नहीं जाएगा, ना आज ना अगले एडिशन में कभी भी नहीं जाने वाला, ठीक है, बिकॉज इट्स अ टेम्पोररी अमेंडमेंट, ये सर्कुलर के द्वारा आया है। फिर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, सेक्शन नंबर 188। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस में अलग अलग तरह के बहुत ट्रांजैक्शन है, 7 टाइप्स के, उनका थ्रेशोल्ड्स भी होता है। अच्छा, अब इसमें एक छोटा सा अमेंडमेंट आया है, ये सब कुछ नहीं है, अमेंडमेंट नीचे है, ये देखो अमेंडमेंट, ये छोटा सा इतना सा आया, बस येलो कलर में जो दिख रहा है इतना सा ही। मैंने बोला ना 17 पेज भी एक्चुअली है नहीं। ओके, वो तो मुझे वो एक लाइन में, एक लाइन कैसे पढ़ाऊंगा, इसीलिए मुझे पूरा चीज एक बार डालना पड़ता है। तुम भी एक लाइन में क्या समझो घर पे बैठ के, इसीलिए पूरा चीज डाला ताकि उसमें दिख जाए अच्छा ये अमेंडमेंट है, ठीक है। अभी ये सीन क्या सुनो, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के लिए हमें बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है, लेकिन अगर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का थ्रेशोल्ड क्रॉस हो जाए तब आपको ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है। ये नियम है ना, उसी से संबंधित है। अच्छा, अगर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हो रहा होगा तो जनरल मीटिंग होगा, तो जनरल मीटिंग में जो पर्संस, जो मेंबर्स खुद रिलेटेड पार्टी है, दे डोंट हैव वोटिंग पावर। ये बात फर्स्ट प्रोवाइजो और उसके बाद सेकंड प्रोवाइजो में डाली हुई है। फर्स्ट प्रोवाइजो बोलता है कि अगर थ्रेशोल्ड पार हो जाए रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का इन फाइनेंशियल ईयर तो आपको ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। और ये सेकंड प्रोवाइजो और थर्ड प्रोवाइजो का मिक्सचर है, ये रहा देखो। सेकंड प्रोवाइजो में बोला है कि अगर आप खुद ही, वो जो मेंबर रिलेटेड पार्टी है वो मेंबर भी है, तो वो फिर जनरल मीटिंग में फिर वोट नहीं करेगा। तो इसमें कुछ एग्जेम्पशंस थे गवर्नमेंट कंपनीज के लिए, तो उसी में एक चेंज आया है। पहला वाला एग्जेम्पशन क्या था कि गवर्नमेंट कंपनी का अगर दूसरे गवर्नमेंट कंपनी के साथ सौदा हो रहा है तो उसमें फर्स्ट एंड सेकंड प्रोवाइजो नहीं लगेगा, ठीक है। यानी कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन थ्रेशोल्ड पार कर गया फिर भी ओआर पास नहीं होगा, दैट वाज द एग्जेम्पशन। अब इन्होंने क्या बोला, अगर गवर्नमेंट कंपनी का किसी गवर्नमेंट कंपनी के साथ या सीजी के साथ या एसजी के साथ कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है, मतलब गवर्नमेंट कंपनी टू गवर्नमेंट कंपनी या गवर्नमेंट कंपनी टू सीजी, गवर्नमेंट कंपनी टू एसजी हो रहा है, तो वो भी एग्जेम्प्टेड है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड प्रोवाइजो, मतलब वहां पे भी ओआर पास नहीं होगा। तो ये एक चेंज आया है, नाइस। फिर ये एक्चुअली मैं पढ़ा चुका था क्लास बैच के दौरान ही, और मैंने हाथ से लिखवा भी दिया था क्योंकि क्लास जब नहीं चल रही थी बैच में तभी ये अमेंडमेंट आ गया था।
पर फिर भी मैंने एक बार अलग से लिख दिया, CS के रिक्वायरमेंट के ऊपर है कि पहले नियम ये हुआ करता था, एनी टाइप ऑफ कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 5 करोड़ या उससे ज्यादा, उनको एक होल टाइम CS रखना पड़ेगा। अभी बदल गया, बोला एवरी प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा, उसको होल टाइम CS रखना पड़ेगा। और पब्लिक कंपनी अगर है और पेड अप कैपिटल 10 करोड़ के ऊपर तो वैसे ही वो 203 के KMP वाले थ्रेशोल्ड में कवर हो ही जाता है। ठीक है, तो ये लिखवाया भी था और आज ये प्रिंट में भी दे दिया तुमको। सेक्रेटेरियल ऑडिट, सेक्रेटेरियल ऑडिट किसका होगा? पहले 3 टाइप की कंपनीज बताई गई थी जिनका सेक्रेटेरियल ऑडिट होगा। लिस्टेड कंपनी, पब्लिक कंपनी हैविंग कैपिटल 50 करोड़ या मोर, पब्लिक कंपनी हैविंग टर्नओवर 250 करोड़ या मोर। अब इसमें एक और ऐड हो गया है, एवरी कंपनी। एवरी कंपनी बोले तो प्राइवेट हो या पब्लिक, प्राइवेट हो या पब्लिक, जिसका लोन्स बोरोविंग्स फ्रॉम बैंक और PFI 100 करोड़ या उससे ज्यादा है। एनी टाइप ऑफ कंपनी, प्राइवेट पब्लिक, जिसका लोन्स फ्रॉम बैंक और PFI मतलब पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, तो उनका भी सेक्रेटरी ऑडिट होगा। ये वाला पॉइंट भी अपने बैच में ही आ गया था बीच में, जैन टू मार्च के दौरान ही, और मैंने क्लास में कॉपी में डिस्कस भी कर दिया था, लिखा भी दिया था, फिर भी अभी प्रिंट में ये बता दिया तुमको। ठीक है, गुड। अब अमेलगमेशन में आते हैं। अमेलगमेशन में एक मामूली सा छोटा सा चेंज आया, ज्यादा कुछ नहीं आया। ठीक है, हम लोग जो कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट अमेलगमेशन पढ़े थे ना, वो लेटेस्ट था एकदम, उसमें मैंने एक नोट भी तुमको दिया था, वो मेरे वेबसाइट में भी डाला हुआ है। अब यहाँ पे भी देख लो जरा, 230, ये क्या हुआ? सेक्शन नंबर 230 इज द फर्स्ट सेक्शन ऑन कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट। ठीक है, फर्स्ट सेक्शन। इसके 230 के लास्ट में जाके ना 2 सबसेक्शन आते हैं, 230 का 11 और 230 का 12। ये देख रहा है, ये आप मेरे मैट में यहाँ देखोगे, जब इससे था तब उसमें लिखा हुआ होगा नॉट येट नोटिफाइड। ठीक है, तो बाद में ये बीच में नोटिफाई हो गया था 3 फरवरी को, देखो नोटिफाइड ऑन 3 फरवरी 2020। इन दोनों में बेसिकली ये बोला हुआ है कि कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट अमेलगमेशन चैप्टर का जो प्रोविजंस है वो टेक ओवर के केस में भी अप्लाई करेगा। कौन सा केस में? टेक ओवर के केस में भी अप्लाई करेगा। ठीक है, एनी कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट में इंक्लूड टेक ओवर, तो इसमें टेक ओवर भी कवर कर लिया जाएगा। देखो लिस्टेड कंपनी का जो टेक ओवर होता है ना, उसके ऊपर सेबी ने अलग से टेक ओवर रेगुलेशन कोड बना रखा है, वो तो है ही। यहाँ पे बात हो रही है लिस्टेड हो या अनलिस्टेड, कैसा भी टेक ओवर हो वो इसमें कवर हो जाएगा, तो वो भी अब से इसमें इस चैप्टर में इंक्लूड हो जाएगा। वैसे ही अगर टेक ओवर हो रहा है, मान लीजिए किसी अनलिस्टेड कंपनी का, लिस्टेड कंपनी का टेक ओवर हो रहा है तब तो सेबी रेगुलेशन है ही, किसी अनलिस्टेड कंपनी का टेक ओवर हो रहा है, तो वहां पर अगर कोई भी पर्सन, कोई शेयर होल्डर अग्रीव्ड है, तो वो शिकायत करने किसके पास जाएगा? NCLT। ठीक है, तो ये 2 छोटे छोटे सबसेक्शन है, ये बुक के अंदर इंक्लूडेड थे और वहां लिखा हुआ था नॉट येट नोटिफाइड, अभी ये नोटिफाइड हो गया, मतलब टेक ओवर्स आर ऑल्सो कमिंग अंडर द पिक्चर ऑफ दिस चैप्टर कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट एंड अमेलगमेशन। ओके, बस इतना सही है, ज्यादा नहीं, बोलो ना, सब हो गया था। लेटेस्ट बैच में सब करा दिया था एकदम A to Z। ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट में एक छोटा सा चेंज एकदम, ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट, सेक्शन नंबर 241। सेक्शन नंबर 241 में बताता है ना कि एप्लीकेंट्स लोग, जो भी मेंबर्स वगैरह हैं या डिपॉजिटर्स जिनको तकलीफ है, वो चाहे तो NCLT में एप्लीकेशन कर सकते हैं कि भाई इस कंपनी में ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट हो रहा है, कुछ कीजिए टू प्रिवेंट इट। वहीं पे सेक्शन नंबर 241 का सबसेक्शन 2 है जो बोलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को भी अगर लगता है कि कोई कंपनी है जो पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ कर रही है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट खुद भी NCLT के पास एक एप्लीकेशन लगा सकता है फॉर ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। ओके, तो उसी में एक प्रोवाइजो ऐड हुआ है यहाँ पे, न्यू दिल्ली। इसमें यह बोला है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट मान लीजिए NCLT के पास एप्लीकेशन लगा रहा है फॉर अ पर्टिकुलर कंपनी की, इस कंपनी में ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट को रोकना है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर एप्लीकेशन लगाएगा तो NCLT का सबसे जो मेन बेंच है, प्रिंसिपल बेंच है दिल्ली वाला, उसमें लगाएगा। ठीक है, प्रिंसिपल बेंच ऑफ NCLT कहाँ पर? बेंच मतलब होता है लोकेशन, तो NCLT के तो भारत में 15 लोकेशंस है, तो प्रिंसिपल लोकेशन यानी प्रिंसिपल बेंच कहाँ पे है? न्यू दिल्ली। तो भारत सरकार अगर किसी कंपनी के खिलाफ ऑपरेशन का केस करेगी NCLT में, तो न्यू दिल्ली वाले बेंच में करेगी। ठीक है, तो ये MCQ में पूछ सकते हैं, तो ये एक छोटा सा ऐड हुआ और कुछ नहीं। फिर ये आता है देखो 5 नंबर, वाइंडिंग अप। ठीक है, वाइंडिंग अप में एक छोटा सा चेंज है और कुछ नहीं। वाइंडिंग अप में सेक्शन नंबर 272 है। 272 में सेक्शन नंबर 272 में बोला हुआ है कि जब भी सेक्शन नंबर 271 के अंदर NCLT के पास कोई वाइंडिंग अप का पिटीशन जाता है, तो ROC के पास ये हक है कि ROC भी चाहे तो उन ग्राउंड्स में, एक्चुअली उसमें 5 ग्राउंड्स बोले हुए हैं।
सेक्शन नंबर 271 में पहले 6 ग्राउंड्स हुआ करते थे, ए बी सी डी ई एफ, बाद में एक हट गया था अनएबल टू पे डेट्स, वो आईबीसी कोड में चला गया था। मैं थोड़ा सा फास्ट इसलिए पढ़ा रहा हूँ बिकॉज ये लेटेस्ट बैच है, खाली अमेंडमेंट डिस्कस करना है, आप अपनी बुक निकाली और उसमें चेंज करिए और कुछ नहीं, इसलिए थोड़ा सा मैं फास्ट जा रहा हूँ। अगर तुमको चाहिए कि नहीं सर सांस लेके धीरे धीरे पढ़ाओ स्लो, तो फिर तुम 1 ईयर वाला देख सकते हो, उसमें मैं पूरा समझा के वैसे कर दूंगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। इधर सुनो मेरी बात को। सेक्शन नंबर 271 होता था ग्राउंड्स फॉर वाइंडिंग अप पिटिशन। तो पहले उसमें 6 ग्राउंड्स होते थे, ए बी सी डी ई एफ, उसमें से एक ग्राउंड हुआ करता था अनएबल टू पे डेट्स। तो उस ग्राउंड को हटा दिया गया था आईबीसी कोड के आने के बाद कि अब से अगर कंपनी पैसा नहीं चुका पा रही है तो आप कंपनी लॉ में वाइंडिंग अप में मत जाइए, आप आईबीसी कोड के थ्रू इंसॉल्वेंसी कराइए। ओके, तो यहाँ पर पहले लिखा हुआ था कि क्लॉज नंबर ए और ई लिखा हुआ था कि क्लॉज नंबर ए एंड ई को छोड़कर बाकी सारे क्लॉजेस, बाकी सारे ग्राउंड्स में खुद आरओसी भी जाके केस कर सकता है। ग्राउंड नंबर ए जो था वो था कि कंपनी के शोल्डर्स ने एसआर पास कर दिया, और ई था कि कंपनी इज अनएबल टू पे डेट्स, ये हुआ करता था। तो ये 2 ग्राउंड्स थे। तो अब क्या है, वो वाला ग्राउंड जो ई नंबर है वो तो हट गया, तो उसको हटा देना है और उसके बदले खाली आपको ए रखना है। देखो क्लॉज ए ही रहेगा वहां पे सिर्फ, और ई को हटा दिया गया है। यही एक छोटा सा एडजस्टमेंट एरर है बस, और कुछ नहीं, ठीक है। ये कमेंटमेंट आया। नेक्स्ट, निधि कंपनी। निधि कंपनी में भयंकर चेंजेस आए थे जो मैंने रीसेंट बैच के अंदर ही पूरा करा भी दिया था, तो यहाँ पे तुमको 1-2 लाइन ही मिलेगा और ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं, ठीक है। निधि कंपनी में भयंकर चेंजेस है, 1 ईयर अमेंडमेंट में वो कवर करूंगा, इसमें नहीं कर रहा हूँ। रूल नंबर 5, ये क्या है, ये है रूल नंबर 5। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं सर निधि का रूल्स पढ़ना है क्या? अरे हाँ यार पढ़ना है। मैं तंग हो गया अपने आप को जस्टिफाई करते करते। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमेशा बोलते हैं सर निधि कंपनी तो छोटा चैप्टर 406 नंबर, इतना लंबा कैसे हो गया? सर रूल्स भी तो पढ़ना पड़ेगा, एग्जाम में क्वेश्चन तो निधि के रूल से ही आएगा, निधि के सेक्शन में तो कुछ है ही नहीं पूछने के लिए, तो आएगा तो रूल से ही तो आएगा, और आ भी चुका है एग्जाम में, ठीक है। तो हमें बिल्कुल पढ़ना है रूल्स, आप इस बात का कोई डाउट ना रखो, आपको निधि के रूल्स पढ़ने पड़ेंगे, उसमें बहुत चेंजेस है। तो जो खाली थोड़ा सा अमेंडमेंट मुझे करना है लेटेस्ट बैच में वो बता देता हूँ। तो ये रूल नंबर 5 है। रूल नंबर 5 में जब आप जाओगे नीचे तो एक छोटा सा सब रूल 4 है वहां पे, उसमें ये लाइन ऐड हुई है, उसमें बस ये लाइन ऐड हुई है कि आप अगर निधि कंपनी के जो बेसिक 4 कंडीशंस होते हैं कि 200 मेंबर चाहिए, नेट ओन फंड 10 लाख, अनएनकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट 10%, 1:20 का रेशियो, अगर आप ये पूरा नहीं कर पा रहे हैं, 2 साल हो गया आपको, तो फिर आपको डिपॉजिट्स लेने से रोक दिया जाएगा। निधि कंपनी विल नॉट बी एबल टू ओपन एनी फर्दर न्यू अकाउंट फॉर ऑन बिहाफ ऑफ इट्स डिपॉजिटर्स, नहीं खोल पाएगा अकाउंट, और उनको हटा भी दिया जाएगा निधि के कंपनी के स्टेटस से। तो यहाँ पे वही बोला है कि अगर वो नहीं करते हैं तो जब तक वो फिर से उन कंडीशंस को कंप्लाई नहीं कर देते और निधि का स्टेटस ले नहीं लेते, तब तक दे विल नॉट बी एबल टू एक्सेप्ट फर्दर डिपॉजिट्स फ्रॉम देयर डिपॉजिटर्स। तो ये वही है, तो उसमें बस एक येलो कलर का ये लाइन ऐड हुआ है। ओके, नेक्स्ट, ये सेक्शन, ये रूल नंबर 12 है। रूल नंबर 12 के अंदर सब रूल 2 ऐड हुआ है पूरा का पूरा, ये फुल, ये नया ऐड हुआ है सब रूल 2, और ये कोई महान चीज़ नहीं है इसमें, ये फुल ही आपको पूरा का पूरा ही आपको बुक में डालना पड़ेगा, ठीक है। उसमें अमेंडमेंट खाली वो बीच में छोटा सा लाइन जो है ना उतना में ही है, और कोई नहीं है, पर ये पूरा ही डालना पड़ेगा बिकॉज ये इससे कभी क्वेश्चन आते नहीं एग्जाम में। ये क्या है कि निधि कंपनी में कोई भी डिपॉजिटर जाके अपना डिपॉजिट खोलना चाहता है, सेविंग्स अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट, तो उसको एक एप्लीकेशन फॉर्म बनाना पड़ेगा। तो एप्लीकेशन फॉर्म में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो डालनी पड़ती हैं, तो एप्लीकेशन फॉर्म थोड़ा हमसे पूछेगा एग्जाम में कि निधि कंपनी का एप्लीकेशन फॉर्म बनाओ, तो उसी के कंटेक्स्ट में ये बोला हुआ है कि एप्लीकेशन फॉर्म में आपको ये सब भी लिखना पड़ेगा कि अगर मान लीजिए कंपनी कोई चुका नहीं पा रही है, इन केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ द डिपॉजिट, निधि कंपनी डिपॉजिट नहीं चुका पाई है, तो आप कौन से एनसीएलटी के बेंच में जाके केस करोगे, ठीक है। ओके, कौन से एनसीएलटी के बेंच में जाके आप केस कर सकते हो वो बताना पड़ेगा यहाँ पे। तो पहले आरओसी में होता था कंप्लेन, अभी एनसीएलटी के बेंच में कंप्लेन होगा, दैट्स द अमेंडमेंट, छोटा सा, ठीक है, नथिंग एल्स। ऊपर कर रहे हैं ये 23A, ये 23A, रूल नंबर 23A, रूल नंबर 23B, ये मेरा पढ़ाया हुआ है, मैथ में डाला हुआ है, उसमें अमेंडमेंट आ गया बैच के बाद। मेरे बैच में लिखा हुआ था 6 मंथ्स, ठीक है, 6 मंथ्स, अब वो अमेंड होके हो गया 9 मंथ्स, तो आप उसको काट के कर दो 9 मंथ्स, ठीक है। वैसे यहाँ पे भी 23B में भी वो 6 मंथ्स था, अब वो हो गया 9 मंथ्स, बस ये 6 महीने का 9 महीना करना है, बाकी ये 23A B सब अपना डिस्कस किया हुआ है। दैट्स ऑल।
कंपनी लॉ के सारे जो चेंजेस थे वो बता दिया। अब चेंजेस सारे चालू हो रहे हैं ये सेबी और इकोनॉमिक लॉज में, ठीक है। तो यहाँ ज़्यादा चेंजेस है, थोड़ा अपने को ज़्यादा सीखना पड़ सकता है। ओके, अमेंडमेंट सेबी एक्ट के अंदर है, देख लेते हैं हम सेबी एक्ट। अब ये अमेंडमेंट है अपना, ठीक है, ये अमेंडमेंट है सेबी एक्ट में, ये नया ऐड हुआ है। और ये क्या है मैं बताते जा रहा हूँ, सुनो। व्हेन यू ओपन अप सेबी एक्ट तो वहाँ पे सेक्शन नंबर 11 का, ये मेरे मैट में ही ये रहा, बाप रे, ये रहा सेक्शन, इसके अंदर ही रेड बुक के अंदर सेक्शन नंबर 11 सबसेक्शन 4 एक अलग से पूरा टेबल डिस्कस किया हुआ है। उसमें बताया हुआ है कि अगर स्टॉक मार्केट में कोई भी इंटरमीडियरी कुछ गड़बड़ करता है तो सेबी क्या क्या एक्शंस ले सकता है, ये 11 का 4 में बोला हुआ है। तो 11 के 4 में बहुत सारे एक्शंस है कि उस कंपनी के स्टॉक का जो ट्रेडिंग है वो सस्पेंड करवा दिया जाएगा, स्टॉक मार्केट में जो भी ट्रेडिंग हो रहा है उस कंपनी के शेयर्स का उसको रुकवा दिया जाएगा, कॉन्फिस्केट कर लेंगे वगैरह वगैरह, वो डाला हुआ है। 11.4 के बाद एक नया ऐड हुआ 11.4A। इसमें बोला कि सेबी एक्शंस तो लेगा ही, इसके अलावा सेबी पेनल्टी भी इंपोज कर सकता है। सो दिस पर्टिकुलर सबसेक्शन 11 का 4A ये बोलता है कि 11 के 4 में जो जो एक्शन सेबी को लेना है, 11 के 4 में एक्शंस जो जो लेना है वो तो ले ही लो, साथ ही साथ सेबी 11 का 4A में रॉन्ग डूअर्स के ऊपर पेनल्टी भी इंपोज कर सकता है आफ्टर डूइंग एन इंक्वायरी। बस ये इतना सही है। विदाउट प्रेजुडिस टू द सबसेक्शंस 1, 2, 2A, 3 एंड 4 एंड सेक्शन 11B द बोर्ड में, बोर्ड का मतलब होता है सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, द सेबी में लेवी पेनल्टी अंडर सो एंड सो एंड सो सेक्शंस आफ्टर होल्डिंग एन इंक्वायरी, कि सेबी पेनल्टी भी डाल सकता है। बस इतना सही। नेक्स्ट सेक्शन 11B। सेक्शन 11B में भी दो पार्ट थे, 11B का 1, तो बुक में सिर्फ 11B का 1 है, एक नया ऐड हो गया 11B का 2, ठीक है। 11B का 1 में बोला हुआ था कि सेबी स्टॉक मार्केट में जो भी प्लेयर्स हैं, इंटरमीडियरीज हैं, उनको डायरेक्शंस दे सकता है कि आपको ऐसे से करना पड़ेगा, ठीक है। दैट इज डन, दैट इज ओके। नया इसमें एक ऐड हो गया वही कि इसके अलावा सेबी चाहे तो उन प्लेयर्स के खिलाफ उनके ऊपर पेनल्टी भी इंपोज कर सकता है। तो ऊपर जो हम लोगों ने पढ़ा ना कि सेबी पेनल्टी इंपोज कर सकता है, वही यहाँ ऐड हो गया फिर से, वही विदाउट प्रेजुडिस टू सो एंड सो एंड सो सेबी में इंपोज पेनल्टी आफ्टर होल्डिंग एन इंक्वायरी, बस वही उसी टोन में। तो 11B में 2 ऐड हो गया है। पेनल्टी एंड एडजुडिकेशन में छोटे छोटे कुछ चेंजेस हुए हैं। पेनल्टी एंड, तुमको याद होगा जब मैं सेबी एक्ट पढ़ाता हूँ तो पेनल्टी वाला पूरा एक बहुत बड़ा चार्ट होता है जिसको अपने क्लास में पूरा याद करते हैं। मेरे को जहाँ तक याद है मैं 2 घंटे तक पूरा उस चार्ट को डिस्कस करता हूँ, रिवाइज कराता हूँ, इनफैक्ट अगली क्लास में फिर से उसको रिवाइज कराता हूँ। तो उस पेनल्टीज में कुछ ऐड हुए और थोड़ा सा हल्का फुल्का चेंज हुआ है। सबसे पहले सेक्शन 15C, इसमें बस एक येलो कलर का जो तुमको दिख रहा है ना उतना ही चेंज हुआ है कि सेबी ने आपको नोटिस भेज दिया और बोल भी दिया कि आप अपने इन्वेस्टर्स का ग्रीवांस रिड्रेस कीजिए। फॉर एग्जाम्पल सेबी ने किसी स्टॉक ब्रोकर को चिट्ठी लिख के निर्देश दिया कि आपके जो तुम्हारे 2 क्लाइंट है ना, ब्रोकर तुम्हारे जो 2 क्लाइंट है ना वो तकलीफ में है, तुमने उनको प्रॉब्लम किया, उनको सॉल्व करो, ठीक है, नहीं करोगे तो सजा मिलेगी। तो अब इसमें यही ऐड हुआ कि सेबी ब्रोकर को जो बोलेगा ना कि ग्रीवांस रिड्रेस करो, सेबी कैन ऑल्सो कम्युनिकेट बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, मतलब सेबी चिट्ठी नहीं भेज के ईमेल भी भेज सकता है, ठीक है। सो वही कि सेबी के पास पावर है कि वो ईमेल या इलेक्ट्रॉनिक मीन से भी कम्युनिकेट करके प्लेयर को बोल सकता है, स्टॉक मार्केट इंटरमीडियरी को, कि आप इन्वेस्टर का ग्रीवांस रिड्रेस कीजिए। बस इसमें यही एक चेंज है। अच्छा, ये नया ऐड हुआ है पूरा स्टार, ये देखिए आप, ये नया ऐड हुआ है 15EA और 15EB, ये पूरा नया ऐड हुआ है। ओके, ये किन के बारे में हाईलाइट, मैंने फुल फॉर्म भी ब्रैकेट में लिख दिया जिन स्टूडेंट को नहीं मालूम है। AIF मतलब क्या होता है, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। इनवाइट मतलब क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। रेट्स मतलब रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये सब पूरा अपने क्लास में डिस्कस भी करते हैं, और ये आज से नहीं, मैं तकरीबन 2013-14 से डिस्कस कर रहा हूँ इस पूरे चीज़ को। तो इनके लिए अलग से एक पेनल्टी आ गया, 15EA नया आ गया है, तो पूछ सकते हैं एग्जाम में। अगर इन तीनों को, AIF को, इनवाइट को, रेट्स को
सेबी कोई इनके लिए रेगुलेशंस अलग से बना रहा है, जो कि बना चुका है, या सेबी इनको अलग से कोई डायरेक्शंस दे रहा है और ये लोग नहीं फॉलो कर रहे हैं, पेनल्टी for default in complying with SEBI regulations or directions given by SEBI in case of AIF invites rates। तो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, रेट्स और इनवाइट्स, ये सब स्पेशल तरह के फंड्स होते हैं, बड़े फंड्स होते हैं। अगर जिनको नहीं पता उनको छोटे में समझ लो फिलहाल के लिए। जैसे म्यूचुअल फंड सुना होगा, ये म्यूचुअल फंड के बाप लोग हैं, ठीक है, बाप दादा चाचा ऐसा है। तो ये सब बड़े बड़े फंड्स हैं, अगर सेबी के बोले हुए नियम नहीं मानेंगे तो इनके ऊपर पेनल्टी कितनी होती है देख लो। मिनिमम पेनल्टी है सर 1 लाख रुपया, फिर पर डे का कंटिन्यूइंग पेनल्टी है 1 लाख रुपया, और फिर मैक्सिमम पेनल्टी है 1 करोड़ और 3 times द प्रॉफिट्स मेड ड्यू टू वायोलेशन विच एवर इज हायर। मतलब सेबी की बात का उल्लंघन करने से जो मुनाफा हुआ इंटू 3 और 1 करोड़ रुपीस विच एवर इज हायर, ठीक है। फिर 15 EB, ये आया है इनके लिए, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर एंड रिसर्च एनालिस्ट, इनके ऊपर आया कि ये लोग भी अगर सेबी के रेगुलेशंस या डायरेक्शंस नहीं मानेंगे तो इन पे पेनल्टी कितनी है। इन पे तो वही क्लीशे पेनल्टी है जो हमेशा होती है, मिनिमम 1 लाख रुपया, कंटिन्यूइंग 1 लाख पर डे, मैक्सिमम 1 करोड़, इन पे वही है। 15F, ये जबरदस्त चेंज हुआ है, इसमें देख लो, इसमें ये अमेंडमेंट हो गया जोरदार एकदम। 15F में मैंने याद है ब्रोकर लोग के ऊपर जो 3 तरह के पेनल्टीज होते हैं, CDB याद करने के लिए कैडबरी बोला था, कैडबरी CDB। तो उसमें से पहला वाला है C, फेलियर टू इशू कॉन्ट्रैक्ट नोट। अगर ब्रोकर अपने क्लाइंट को कॉन्ट्रैक्ट नोट नहीं देगा तो पेनल्टी कितनी होगी। इसका आंसर हुआ करता था लोअर साइड में 1 लाख और अपर साइड में था अमाउंट फॉर विच द कॉन्ट्रैक्ट नोट इज इशूड। तो अब वो अमाउंट फॉर विच द कॉन्ट्रैक्ट नोट इज इशूड उसको उड़ा दिया है और उसके बदले डाल दिया है 1 करोड़ रुपया, ठीक है। तो ये जोरदार है। नेक्स्ट ये नया ऐड हुआ है भाई 15HAA, और एक बार तो मैं छोटा करके पढ़ाऊंगा, फिर लंबा देखो मैंने नीचे डाला, ये रहा देखो 15HAA पूरा फुल, ये नया है, इतना लंबा सेक्शन है, तो ये पूरा भी पढ़ेंगे और एक बार छोटा मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है। सी सेबी के डेटाबेस से अगर कोई इंसान छेड़छाड़ करेगा, करोड़ों अरबों की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। सेबी के पास टोटल डेटाबेस है, सेबी के पास सारे स्टॉक एक्सचेंजेस में जितना भी ट्रांजैक्शन हुआ वो डेटाबेस भी आ जाता है, सारे ब्रोकर्स का डेटाबेस A to Z, स्टॉक मार्केट में कहाँ कहाँ क्या नहीं हो रहा है, सारा डेटाबेस सेबी के पास है। अगर किसी ने सेबी के डेटाबेस के साथ छेड़छाड़ किया, हैकिंग किया, आई एम टॉकिंग अबाउट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, ओके, IT एक्ट होता है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, किसी ने भी छेड़ाछाड़ी किया, उस डेटा को चेंज करने की कोशिश की, तो सेबी बजा के रख देगा तुम्हारी। 1 लाख रुपया मिनिमम, और हायर साइड में देखो 10 करोड़ और 3 times द प्रॉफिट्स मेड विच एवर इज हायर। 10 करोड़ और 3 times द प्रॉफिट्स मेड विच एवर इज हायर, दैट्स द पनिशमेंट। तो अब इसका जो डिटेल वर्जन है वो ये रहा, ठीक है। सजा वही है, बस अलग अलग तरीके से बोला गया है, ये IT एक्ट रिलेटेड है। एनी पर्सन, ठीक है, थोड़ा सा अंदर में आओ दिखा देता हूँ, मेन जो टॉपिक्स है ऑनलाइन कर लेते हैं अपने बार, है ना। एनी पर्सन हु knowingly alters, destroys, mutilates, conceals, falsifies or makes any false entry in any information record, document including electronic records which is required under this act or any rules or regulations made thereunder so as to impede, obstruct or influence the investigation, inquiry, audit। तो ये सब कुछ भी आप छेड़छाड़ करोगे, ठीक है, तो वो सज़ा जो बताई हुई थी मिनिमम 1 लाख और मैक्सिमम 10 करोड़ 3 times द प्रॉफिट, वो आप पे अप्लाई कर जाएगा, ठीक है। Next, without being authorized to do so, accesses this database, downloads this data from the database, introduces virus in the database, disrupts the functioning of the database, damages, deletes, diminishes the value of the data, or provides assistance to any other person in doing so from A to F, shall be liable to a penalty which shall not be less than 1 lakh but which may extend to 10 crore or 3 times the profits made whichever is higher, okay। यहाँ पे साफ इन्होंने IT एक्ट का भी जिक्र कर दिया कि जो भी शब्द ऊपर यूज किए हुए कंप्यूटर कंटामिनेंट, कंप्यूटर वायरस और डैमेज, उनका वही मीनिंग होगा जो IT एक्ट में दिया हुआ है। तो सेबी के डेटाबेस में अगर आप छेड़छाड़ करोगे तो ये सजा है आपको, ठीक है, क्लियर है ना।
फिर सेबी एक्ट के अंदर एक छोटा सा सेक्शन ऐड हुआ 28B। अब तुमको देखने में लगेगा लंबा, पर दम नहीं है ज़्यादा, अंदर में सब हाईलाइट कर दिया, तुम फटाक से समझ जाओगे। ओके, एक बार मैं शो कर देता हूँ तुमको, देख लो इधर। ये दिस वन इज अबाउट पेनल्टी। This one is about DRR. ये दो पॉइंट्स। सेक्शन 28B कंटिन्यूएंस ऑफ प्रोसीडिंग्स। ये बेसिकली क्या होता है, सेबी एक्ट के अंतर्गत पेनल्टी और एडजुडिकेशन एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो किसी एक एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ कि मान लो वन ऑफ द स्टॉक मार्केट इंटरमीडियरीज इज स्टॉक ब्रोकर। तो सेबी स्टॉक ब्रोकर ने बहुत कांड किया, तो सेबी स्टॉक ब्रोकर के खिलाफ कुछ एक्शन ले रहा है। अब केस चल ही रहा है, उसी दौरान स्टॉक ब्रोकर मर गया। स्टॉक ब्रोकर वो मर गया। अगर मर गया तो उसके खिलाफ जो भी कानूनी कार्यवाही चल रही थी, कैन दोज लीगल प्रोसीडिंग्स बी कंटिन्यूड इन द नेम ऑफ द लीगल रिप्रेजेंटेटिव? क्या वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव के नाम पे कंटिन्यू चलेगा? उसी के ऊपर बात किया है। ठीक है, तो पहला पॉइंट जो है दैट इज अबाउट पेनल्टी, कि अगर ब्रोकर के मरने के पहले ही उसके ऊपर पेनल्टी इंपोज किया जा चुका था, तब वो पेनल्टी इसको भी देना पड़ेगा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव को, जो उसको एस्टेट या जायदाद मिली उससे निकाल के देना पड़ेगा, विच इज ओके। यहां पे वेयर अ पर्सन डाइज his legal representative shall be liable, provided वो liable तभी होगा in case the penalty has been imposed before the death। स्टॉक ब्रोकर की मौत के पहले अगर उसको पेनल्टी की सजा सुनाई जा चुकी है, तब लीगल हेयर को पेनल्टी चुकाना पड़ेगा, आउट ऑफ द जमीन जायदाद जो भी उसने इनहेरिट किया उससे निकाल के देना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट नंबर 2 इज नॉट अबाउट पेनल्टी, नंबर 2 इज अबाउट DRR, डिसगॉर्जमेंट रिफंड रिकवरी। ब्रोकर ने जो भी क्लाइंट लोग का पैसा मारा है, वो पैसा उल्टा भी तो लेना चाहिए ना, उसी को बोलते हैं डिसगॉर्जमेंट रिफंड रिकवरी। ब्रोकर ने जो भी गलत काम किया, किसी लिस्टेड कंपनी को लूटा है या क्लाइंट वगैरह को जो भी, तो वो पैसा निकलवाना भी तो पड़ेगा। दिस इज नॉट पेनल्टी, दिस इज द रिकवरी ऑफ द अमाउंट दैट ही हैज साइफंड। ओके, तो बोला इसके लिए वो क्या नाम है उसका, वो लीगल हेयर लायबल रहेगा। इसके लिए वो बिफोर मौत के पहले ही सजा हो जानी चाहिए, वो जरूरी नहीं है, रिकवरी तो करके ही मानेंगे उसकी जमीन जायदाद से। ठीक है, तो इसमें बोला है कि अगर ब्रोकर के खिलाफ मुकदमा चालू नहीं हुआ था तो कोई बात नहीं, वो चालू इसके खिलाफ करेंगे, और अगर चालू हो गया था तो कंटिन्यू करेंगे। इसमें दो पार्ट है, A और B। मतलब अगर ब्रोकर के खिलाफ ऑलरेडी डिसगॉर्जमेंट रिफंड रिकवरी का मुकदमा चालू हो चुका था तो वो कंटिन्यू चलेगा लीगल रिप्रेजेंटेटिव के नाम पे, और नहीं चालू हुआ था तो चालू किया जाएगा। एनी प्रोसीडिंग, मैं रीड कर रहा हूं, एनी प्रोसीडिंग फॉर डिसगॉर्जमेंट रिकवरी रिफंड बिफोर द रिकवरी ऑफिसर इनिशिएटेड अगेंस्ट द डिसीज्ड, मतलब मरने के पहले उसके खिलाफ चालू हो चुका था, वो कंटिन्यू चलेगा। ठीक है, उसी टोन में फिर से, एनी प्रोसीडिंग फॉर दिस विच कुड हैव बीन इनिशिएटेड, जो मरने के पहले चालू नहीं हुआ था, स्टॉक ब्रोकर के ऊपर चालू होने वाला था पर नहीं हो पाया, वो मर गया था, तो कोई बात नहीं, इट विल बी इनिशिएटेड अगेंस्ट द लीगल रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, थर्ड, लीगल रिप्रेजेंटेटिव पर्सनली लायबल रहेगा। अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव क्या करता है कि जो भी जमीन जायदाद उसको अपने बाप से मिला वो उसको बेच देता है वगैरह जो भी करता है, तो बोला बेचो चाहे जो भी करो, तुम पर्सनली लायबल रहोगे। बेच दियो, वो असेट तुम्हारे पास नहीं है, बेच दिया, तो भी तुम पर्सनली लायबल हो, क्योंकि तुमको चुकाना तो पड़ेगा ही। वो शैल बी पर्सनली लायबल, बट याद रहे द लायबिलिटी अमाउंट इज ऑलवेज रिस्ट्रिक्टेड टू द असेट इनहेरिटेड। ये नहीं हो सकता कि ब्रोकर का बेटा जितना उसको जायदाद में मिला उससे ज्यादा चुकाएगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। इट विल बी लिमिटेड टू द वैल्यू ऑफ द असेट। ठीक है, तो ये 28B कि लीगल, अगर जिसके खिलाफ सेबी एक्शन लेने वाली है वो मर भी गया तो उसके लीगल रेप के नाम पे कंटिन्यू चल सकता है। यहाँ पे आके सेबी वाला अमेंडमेंट्स अपना खत्म होता है। अब ये आया इकोनॉमिक लॉ। इकोनॉमिक लॉ में मैं आपको पहले बता देता हूँ, बाकी सारे जो एक्ट हैं वो एकदम लेटेस्ट पूरा सब कुछ है, उसमें छोटा छोटा अमेंडमेंट्स होगा, ज़्यादा नहीं है। सबसे तगड़ा अमेंडमेंट है IBC कोड में,
सबसे तगड़ा, बिकॉज आईबीसी कोड में दो तरह के अमेंडमेंट्स थे, एक था आईबीसी अमेंडमेंट एक्ट 19 और एक आईबीसी अमेंडमेंट एक्ट 20। अमेंडमेंट एक्ट 19 तो करा दिया था क्लास में, पर अमेंडमेंट एक्ट 20 जो है ना वो मार्च में आया था, तब बैच खत्म हो चुका था उसके बाद ऑलमोस्ट, तो इसीलिए वो वाला मुझे मेन अभी डिस्कस करना है। पर फिलहाल छोटे छोटे और देख लो। फेमा, फेमा में एक्सपोर्ट रेगुलेशंस है। फेमा में मेरा चैप्टर खोलोगे ना बुक में तो उसमें एक्सपोर्ट रेगुलेशंस है। एक्सपोर्ट रेगुलेशंस के अंदर ही एग्जेम्पशंस बोल के एक टॉपिक है कि इन केसेस में उसको एक्सपोर्ट नहीं माना जाएगा। मतलब ऐसे तो एक्सपोर्टर जो भी सामान एक्सपोर्ट करता है उसको उसका पूरा डिक्लेरेशन वगैरह फॉर्म सॉफ्टेक्स या फॉर्म ईडीएफ में देना पड़ता है, लेकिन एग्जेम्पशंस के कुछ केसेस है कि इनमें आपको नहीं बताना पड़ेगा। तो उस एग्जेम्पशन के लिस्ट में एक ये नया पॉइंट ऐड हो गया EA, ये नया पॉइंट ऐड हो गया। ये क्या है? री एक्सपोर्ट ऑफ एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, इंजन, पावर यूनिट रीपोजेस्ड बाय द ओवरसीज लेसर। मतलब मान लीजिए कोई फॉरेन लेसर है, उसने इंडिया में एयरक्राफ्ट या हेलीकॉप्टर दिया था लीज पे और अब वो खत्म हो गया लीज, तो वो वापस दे रहा है। तो उसने जो एयरक्राफ्ट या हेलीकॉप्टर दिया था इंडिया में लीज में, अब वो फॉरेन लेसर वापस दे रहा है, तो अब यहां से तो भेजा जाएगा ना, तो विल दैट बी रिगार्डेड एज एक्सपोर्ट? नहीं, ये तो रिटर्न है, तो इट्स नॉट एन एक्सपोर्ट। तो वही बोला वो, दैट्स एन एग्जेम्पशन। फिर ये एक्सपोर्ट रेगुलेशन के अंदर ये टॉपिक है, पीरियड विद इन विच एक्सपोर्ट वैल्यू शुड बी रिकवर्ड इन इंडिया। तो इसका आंसर होता है 9 महीना 15 महीना, करेक्ट? वही है 9 महीना 15 महीना। अब इन्होंने क्या किया, जहां जहां 9 महीना 15 महीना था वहां पे एक्स्ट्रा एक लाइन ऐड कर दिया। येलो कलर पढ़ो, 9 महीने के बाद क्या लिखा? 9 महीना और विद इन सच पीरियड एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द आरबीआई इन कंसल्टेशन विद सीजी फ्रॉम टाइम टू टाइम। यानी बोलने का तात्पर्य है कि आरबीआई और सीजी आपस में कंसल्ट करके इस 9 महीने को बार बार चेंज कर सकते हैं। वो तो हम जानते हैं, फेमा में तो फेमा और सेबी वाले जो रेगुलेशंस होते हैं उनमें प्रचंड चेंजेस आते रहते हैं। तो इन्होंने खुद ही बोल दिया कि जो 9 महीना या 15 महीना का लिमिट है वो, या फिर एनी सच पीरियड एज मे बी नोटिफाइड बाय आरबीआई इन कंसल्टेशन विद सीजी। तो बस वो फ्रेज एक्स्ट्रा ऐड कर दिया हर जगह, ठीक है, और कुछ नहीं है। और इसमें कोई चीज नहीं, 9 महीना 15 महीना आज भी है, बस साथ में एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, और सच पीरियड एज मे बी नोटिफाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम। फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन एक्ट में मुझे 2 तगड़े अमेंडमेंट्स बताने हैं। फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन एक्ट में सबसे पहले तो आता है फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन का डेफिनेशन, एनी आर्टिकल, करेंसी और सिक्योरिटी। तो आर्टिकल के अंदर इन्होंने बोला हुआ है 1 लाख रुपया नोटिफाई हो गया है, पहले 25,000 नोटिफाई था, वो 1 लाख हो गया है। तो प्लीज इसको इमीडिएटली, पहले था 25,000, इसको इमीडिएटली काट के कर दो 1 लाख रुपया, ठीक है। कोई भी आर्टिकल फॉर पर्सनल यूज अगर गिफ्ट आपको मिल रहा है और वो 1 लाख तक का है तो वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन माना ही नहीं जाएगा। तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन के डेफिनेशन में बड़ा चेंज है, कट 25,000, मेक इट 1 लाख। फिर रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, रूल नंबर 12 रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। इसमें क्या होता है, रिन्यूअल में 4 महीने का टाइम लिमिट चेंज होके 1 साल हो गया है, तो प्लीज मेक इट डिफरेंट। और लेट फीस 5,000, लेट फीस 5,000 नोटिफाई हो गया है। और आप देखोगे कि वहां पे लिखा होगा बुक में 4 महीना, तो वो 4 महीना अमेंड होके हो गया है 1 साल, तो उसको भी काट के आप 1 साल कर लीजिए, ठीक है, दैट्स ऑल। अब बस यहां से अब देख लो आप, 11 नंबर पेज पे आ चुका हूं मैं। अब यहां से आईबीसी अमेंडमेंट एक्ट 2020 चालू हो रहा है, सबसे जोरदार यही है। ये आप देखो नोटिफाई हुआ था 13 मार्च 20 को, मतलब बहुत ज़्यादा लेट, ऑलमोस्ट बैच खत्म होने के बाद नोटिफाई हुआ। 20 मार्च के आसपास तो यही चालू हो गया था, क्या नाम है, कोरोना, ये, ठीक है। तो 13 मार्च को नोटिफाई हुआ और ये बैक डेट से नोटिफाई कर दिया, इसको बोलते हैं रेट्रोएक्टिव। जब लॉ में क्या होता है, कोई कानून अभी नोटिफाई हुआ परंतु उन्होंने बोला कि इट विल अप्लाई फ्रॉम बैक डेट, उसको अपने बोलते हैं रेट्रोएक्टिव एप्लीकेशन। तो although it was notified on 13 March 20, but it became retroactively effective from 28 दिसंबर 19। तो ये आईबीसी कोड में अमेंडमेंट्स है, बहुत ही अच्छे सुलझे हुए शानदार अमेंडमेंट्स हैं। सबसे पहले तो एक भयंकर अमेंडमेंट जो इन्होंने एकदम कर डाला, शांति आ गई। कई स्टूडेंट्स का उसमें टाइम को लेकर डाउट होता था। जब एक एप्लीकेंट, आईबीसी कोड में कौन अप्लाई करता है एनसीएलटी के पास टू इनिशिएट इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स, फाइनेंशियल क्रेडिटर, ऑपरेशनल क्रेडिटर या कॉर्पोरेट एप्लीकेंट, ओके। तो जिस दिन एप्लीकेशन आप जमा करते हो एनसीएलटी को, दैट्स कॉल्ड इनिशिएशन डेट। और जिस दिन एनसीएलटी आपके एप्लीकेशन को मंजूरी दे देता है कि हाँ आईबीसी चालू करो, दैट्स कॉल्ड इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट। अब इसमें एक प्रॉब्लम चल रही थी कि इन्होंने पहले नोटिफाई कर दिया
कि कमेंसमेंट डेट वो माना जाएगा जिस दिन एनसीएलटी आपके एप्लीकेशन को मंजूर करे, या फिर वो दिन जब एनसीएलटी एक इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट करे। ठीक है, सो दैट वाज गिवन इन दिस सेक्शन नंबर 5 का 12, देख लो आप, इस तरह से था ये सेक्शन नंबर 5 का 12। इट मींस द डेट इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट, मतलब वो दिन जिस दिन एनसीएलटी ने आपका एप्लीकेशन एडमिट कर दिया, मान लिया, अप्रूव कर दिया। फिर प्रोवाइजो डाल के इन्होंने बोला कि मान लीजिए अगर जिस दिन एनसीएलटी ने अप्रूव किया उस दिन इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल जो बंदा होता है, जो आपका सीआईआरपी करवाता है, उसको अपॉइंट नहीं किया है, तो फिर जिस दिन उसको अपॉइंट करेगा उस दिन को कमेंसमेंट मानेंगे। नाउ दैट वाज ब्लडी स्टुपिडिटी, क्योंकि कमेंसमेंट का मतलब ही कि संग ही एक बंदा अपॉइंट हो जाना चाहिए, इंटरिम प्रोफेशनल। तो अब इन्होंने वही किया, वो दोनों डेट मैच करा दिए। बोला कमेंसमेंट डेट ही वो डेट होगा जब एनसीएलटी आपके एप्लीकेशन को अप्रूव भी करेगा और जब एनसीएलटी एक बंदा भी अपॉइंट करेगा, तो ये दो डेट अलग अलग नहीं होंगी। प्रोवाइजो उड़ा दिया, तो इसकी वजह, इसका जो असर है वो सेक्शन 7, सेक्शन 9 और सेक्शन 10 तीनों में पड़ेगा। तीनों जगह सेक्शन 7, 9, 10 में जो कमेंसमेंट डेट लिखा हुआ था वहां प्रोवाइजो डाला हुआ था, वो प्रोवाइजो वहां से भी उड़ जाएगा। देखो काटा हुआ है ना, ये देखो सेक्शन 7 से भी कट जाएगा वो, तो सेक्शन 7 का 6 में जो कमेंसमेंट डेट है वहां पे भी जाके प्रोवाइजो काटो, सेक्शन 9 का 6 में जो प्रोवाइजो वो भी काटो, 10 का 5 में भी ये प्रोवाइजो डाला हुआ था ये भी काटो। तो अब यानी कि कमेंसमेंट डेट मतलब जिस दिन एनसीएलटी आपके एप्लीकेशन को एडमिट करता है और संग संग एक बंदे को अपॉइंट कर देता है। तो दैट वाज द नाइस थिंग। फिर सेक्शन नंबर 5 का 15 इंटरिम फाइनेंस। ऐसे तो ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है नहीं। इंटरिम फाइनेंस का सिंपल मतलब होता है कि बीच में कंपनी को कुछ लोन वगैरह मिला ड्यूरिंग द सीआरपी प्रोसेस। तो अभी क्या होता है कि ऐसे तो इंपॉर्टेंट था नहीं, तो इसलिए बुक में भी नहीं है, पर इसमें एक छोटा सा इन्होंने चेंज कर दिया, इसलिए मैंने इंक्लूड कर दिया। तो ये पूरा का पूरा चीज़ तुम ऐड कर लो। इट मीन्स एनी फाइनेंशियल डेट रेज्ड बाय, तुमको क्या लगता है इंटरिम फाइनेंस का मतलब आईबीसी चैप्टर में क्या होना चाहिए? इंटरिम मतलब होता है बीच का फाइनेंसिंग। तो ये इंटरिम फाइनेंस क्या इंसॉल्वेंसी की पहले की बात हो रही है क्या? वरना नाम ही क्यों देते इसको इंटरिम फाइनेंस? इसको इंटरिम फाइनेंस बोलने का मतलब है कंपनी का सीआईआरपी प्रोसेस चालू हो गया है, वो 180 दिन वाला जो होता है, जिसको एक्सटेंड करके इन्होंने कितना कर दिया है 330 दिन। तो सीआईआरपी प्रोसेस चालू हो गया, अब बीच में कंपनी को तो गोइंग कंसर्न की तरफ फ्लोट रखना पड़ेगा, तो पैसे की जरूरत होगी। तो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल में रेज मनी फ्रॉम सम बैंक, तो उसको बोलते हैं इंटरिम फाइनेंस। इट मीन्स एनी फाइनेंशियल डेट रेज्ड बाय द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ड्यूरिंग द इंसॉल्वेंसी प्रोसेस और सच अदर डेट, तो येलो कलर जो दिख रहा है दैट इज द अमेंडमेंट, एंड सच अदर डेट एज में बी नोटिफाइड। ठीक है, ओके। नेक्स्ट सेक्शन नंबर 7 का सबसेक्शन 1, इसमें 3 प्रोवाइजो ऐड किए गए हैं। ये सेक्शन नंबर 7 का 1 क्या है कि कोई भी फाइनेंशियल क्रेडिटर जैसे बैंक वगैरह, ठीक है, जैसे ही डिफॉल्ट होगा उनको पैसा नहीं मिलेगा, वो तुरंत जाके एनसीएलटी में केस कर सकते हैं। अब इसी में आप देखो 3 प्रोवाइजो ऐड हुआ है, 1 2 3 प्रोवाइजो इसमें ऐड हुआ है, तो ये अपने को भी ऐड करना है। अब ये तीनों प्रोवाइजो को मैंने प्रॉपर एकदम तोड़ फोड़ के समझा के लिखा है अलॉन्ग विद द टाइटल, ताकि तुम देखते ही समझ जाओ। नॉर्मली तो नियम क्या होता है कि कोई भी एक सिंगल फाइनेंशियल क्रेडिटर जाके एनसीएलटी में केस कर सकता है। अब इन्होंने बोला ना, इतना नौटंकी अलाउड नहीं है। इन केस डिबेंचर होल्डर्स या डिपॉजिटर्स या स्पेसिफाइड टाइप के छोटे छोटे फाइनेंशियल क्रेडिटर्स वो अगर केस करना चाहते हैं तो किसी एक जन के से मुंह उठा के एनसीएलटी में जाने से नहीं होगा। देयर इज अ क्राइटेरिया, कम से कम 100 लोग जाएंगे तब होएगा, या फिर 10% ऑफ सच पर्सन्स जाएंगे तो होगा। मतलब डिबेंचर होल्डर्स, डिपॉजिटर्स या स्पेसिफाइड क्लास ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर में छोटे छोटे जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं उनके एक जन के एनसीएलटी में जाने से ऐसे आईबीसी कोड स्टार्ट नहीं होगा। कम से कम जैसे डिबेंचर होल्डर्स, सपोज कंपनी हैज गॉट 1200 डिबेंचर होल्डर्स, 1200 डिबेंचर होल्डर्स, तो अभी सॉल्व करो इसको, ग्रेटर देन इक्वल टू 100 डिबेंचर होल्डर्स और ग्रेटर देन इक्वल टू 10% ऑफ सच डिबेंचर होल्डर्स। तो 10% ऑफ 1200 120, 100 और 120 विच एवर इज लोअर 100, तो कम से कम 100 डिबेंचर होल्डर्स लोग अप्रूव करेंगे
तब जाके केस आईबीसी में जाएगा, या 100 जन कम से कम अप्रूव करके डिबेंचर ट्रस्टी को बोलेंगे, तब डिबेंचर ट्रस्टी जाके केस करेगा आईबीसी में सेक्शन 7 में, तब वो केस एक्सेप्टेड होगा। तो एक जन के जाने से ऐसे नहीं होगा। ये था स्मॉल क्रेडिटर्स के बारे में। इसका एक टाइटल लिख सकते हो याद रखने के लिए, स्मॉल फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, कि कम से कम इतने जन केस करो तब तो एनसीएलटी सुनेगा, वरना क्या सुनेगा। नेक्स्ट, वैसे रियल एस्टेट अलॉटी, ये तो अमेंडमेंट आया था बहुत जोरदार, इसमें पहले केस तो था, फिर बाद में अमेंडमेंट आ गया। रियल एस्टेट अलॉटीज में कहीं कोई बड़ा बिल्डिंग प्रोजेक्ट वगैरह बन रहा है, बड़ा प्रोजेक्ट वगैरह बन रहा है, तो उसमें बनने में टाइम लग गया 3-4 साल, मैं जाके एक फ्लैट बुक कर देता हूँ और वो लोग बोले कि 3 साल बाद आपको पोजेशन दे देंगे, ठीक है सब कुछ, एंड दे टुक मनी फ्रॉम मी, ओके, और बोल रहे हैं उस पर ब्याज भी देते रहेंगे, सो ऑन एंड सो ऑन। तो अब 3 साल हो गए, वो ना ब्याज दे रहे हैं और ना मेरे को फ्लैट का पोजीशन दे रहे हैं। तो मी द अलॉटी ऑफ अ फ्लैट इन अ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, इवन आई एम रिगार्डेड एज अ फाइनेंशियल क्रेडिटर इंस्टेड ऑफ एन ऑपरेशनल क्रेडिटर। इन्होंने फाइनेंशियल डेट का डेफिनेशन ही बदल डाला था। तो अलॉटी ऑफ अ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट जो होता है, फ्लैट ओनर बेसिकली जिसने फ्लैट बुकिंग किया है, बायर, वो भी एक तरह का फाइनेंशियल क्रेडिटर है। तो पहले तो था कि एक फ्लैट ओनर भी अगर जाके केस कर दे तो हो जाएगा, अब बोला एक नहीं होगा, वही सेम, लोअर ऑफ 100 फ्लैट वाले बायर्स चाहिए, या फिर कम से कम 10% ऑफ टोटल फ्लैट बायर्स चाहिए। मतलब मान लीजिए नंबर ऑफ बायर्स फ्लैट के जो जिन्होंने बुकिंग किया है, ऐसे लोग टोटल मान लीजिए आप 200 हैं, तो 200 का 10% कितना होता है, 20 और 100, विच एवर इज लोअर 20, तो कम से कम 20 तो केस करेंगे, तब एनसीएलटी केस को लेगा। नेक्स्ट, ये एक टेम्पोररी प्रोविजन, कि ये बोला ना कि जब ये नया एक्ट अमेंडमेंट एक्ट लागू हुआ, तो अमेंडमेंट एक्ट ऐसे तो मार्च 20 में नोटिफाई हुआ, परंतु इन्होंने रेट्रोएक्टिव इफेक्ट दे दिया, बोला कि इट विल बिकम इफेक्टिव फ्रॉम 28 दिसंबर। तो बोला 28 दिसंबर 2019 को एनसीएलटी के पास डिबेंचर होल्डर डिपॉजिट, जो अभी 2 प्रोवाइजो में पड़ा, डिपॉजिटर, डिबेंचर होल्डर, स्पेसिफाइड क्लास ऑफ एफसी, रियल एस्टेट के फ्लैट ओनर लोग, ये लोग जो भी केस कर रखे थे एनसीएलटी में, जो भी पेंडिंग चल रहा था उस दिन 28 दिसंबर को, वो सारे लोग अपने एप्लीकेशन को मॉडिफाई करेंगे और भी लोगों को साथ में ज्वाइन करेंगे टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ 100 और 10%, तब फिर एनसीएलटी उनका एप्लीकेशन मंजूर कर देगा। तो 28 दिसंबर के टाइम का चीज है, टेम्पररी प्रोविजन है, तो इससे एग्जाम में क्वेश्चन आना चांस नहीं है, ठीक है। फिर सेक्शन नंबर 11, सेक्शन नंबर 11 में बोला है कि पर्सन्स हु आर नॉट एंटाइटल्ड टू मेक एन एप्लीकेशन, कॉमन सेंस से सब कुछ है, ये पढ़ाया हुआ है, अमेंडमेंट खाली येलो कलर में नीचे का इतना सा। अरे इसमें बोला है एनीथिंग, ये जो ऊपर इतना लिखा हुआ है ना कि द फॉलोइंग पर्सन्स, जिनका सीआईआरपी अभी भी हुआ है या चल रहा है वगैरह, ये लोग केस नहीं कर सकते। तो बोला खुद के खिलाफ तो नहीं, पर दूसरी किसी कंपनी के खिलाफ तो कर ही सकता है। वन कंपनी जिसका चल रहा है आईबीसी, वो दूसरी कंपनी का तो आईबीसी इनिशिएट करवा ही सकता है, तो वही उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया। इट इज क्लैरिफाइड दैट नथिंग इन दिस सेक्शन शैल प्रिवेंट अ कंपनी फ्रॉम इनिशिएटिंग सीआईआरपी प्रोसेस अगेंस्ट अनदर कंपनी, वो तो हो ही सकता है। तो दैट्स एन एक्सप्लेनेशन दैट दे हैव एडेड। सेक्शन 14, मॉरेटोरियम, जब तक आपका सीआईआरपी प्रोसेस चलता है तब तक मॉरेटोरियम होता है, मतलब कंपनी के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं ले सकते, और कंपनी को जो भी एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज है, बिजली पानी वो सब मिलता रहेगा, उसी में कुछ ऐड किया है, ठीक है, ये रहा, ये ऐड किया है। बोला कि जब मॉरेटोरियम चल रहा है सीआईआरपी प्रोसेस के दौरान, जो कि जनरली 180 दिन का होता है, उस दौरान कंपनी को जितने भी लाइसेंसेस, ग्रांट्स, प्रिविलेजेस मिले हुए, दे विल नॉट बी सस्पेंडेड, दे विल कंटिन्यू। फिर एसेंशियल गुड्स तो पहले से ही था, एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज मतलब होता है जैसे बिजली पानी वगैरह, अब नया इसमें ऐड किया है ये क्रिटिकल गुड्स। क्रिटिकल गुड्स मतलब होता है, देखो जब 180 दिन का वो सीआईआरपी पीरियड चलता रहता है, तब जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल आता है उसको क्या करना है कि ही हैज टू कीप द कंपनी एज अ गोइंग कंसर्न। तो इसके लिए प्रोडक्शन चालू होना चाहिए, प्रोडक्शन के बाद रॉ मटेरियल परचेज, बेचो। तो प्रोडक्शन चालू करने के लिए जो जो रॉ मटेरियल जरूरी है उसको बोलते हैं क्रिटिकल गुड्स। तो ये सारी चीज का सप्लाई कंटिन्यू चलेगा, इसको सस्पेंड नहीं किया जाएगा, पर पेमेंट्स वगैरह तो करने ही पड़ेंगे। उसके लिए रेजोल्यूशन प्रोफेशनल कैन रेज इंटरिम फंड्स एंड फाइनेंस। When the IRP, interim resolution professional or resolution professional, considers the supply of goods or services critical to protect and preserve the value of the company and manage the operations of the corporate debtor as a going concern, मतलब चलाने के लिए, प्रोडक्शन के लिए,
देन द सप्लाई ऑफ सच गुड्स एंड सर्विसेज शैल नॉट बी टर्मिनेटेड, सस्पेंडेड एंड इंटरप्टेड एक्सेप्ट कि वो पैसा ही नहीं चुकाएगा तब तो कोई भी सन्डी क्रेडिटर उनको माल देगा नहीं, तो वो तो पेमेंट करना पड़ेगा, फिर अपना आता रहेगा क्रिटिकल गुड्स। अच्छा, 14 के 3 में जो एक्सेप्शंस थे उसमें खाली एक छोटा सा अमेंडमेंट हुआ। पहले सिर्फ वहां पे ट्रांजैक्शन वर्ड था, अब ट्रांजैक्शन के साथ एग्रीमेंट वर्ड भी डाल दिया है, और कुछ नहीं। ये रहा, ये एक छोटा सा चेंज आया। दिस इज सेक्शन नंबर 16, ऊपर चला गया सेक्शन 16, ये रहा सेक्शन 16, वही चलते जा रहा है। यहां लिख लो आप सेक्शन नंबर 16, इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। तो यहां पे पहले क्या लिखा हुआ था कि द एनसीएलटी शैल अपॉइंट इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल विद इन 14 डेज ऑफ इंसॉल्वेंसी कमेंटमेंट। तो अब तो वो हटा दिया ना 5 का, वहां से प्रोवाइजो से 5 का 12 से बोला ना कि अब तो इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट मतलब ही है कि आपने आईआरपी अपॉइंट कर दिया है। तो ये रहा, द एनसीएलटी शैल अपॉइंट द इंटरिम प्रोफेशनल ऑन द इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट। तो जो 14 दिन की पहले की टाइम लिमिट थी वो उड़ा दी है। नेक्स्ट, सेक्शन 21 में कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स में एक छोटा सा चेंज किया है। इसमें एक टॉपिक होता है ना स्ट्रैटेजिक डेट रीस्ट्रक्चरिंग। स्ट्रैटेजिक डेट रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब होता है कि बैंक वगैरह से जो भी लोन है उस लोन को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर दो। तो उसमें एक ऐड कर दिया, और कंप्लीशन ऑफ सच ट्रांजैक्शन एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, मतलब कन्वर्जन ऑफ लोन टू इक्विटी शेयर्स और एनी अदर ट्रांजैक्शन विच हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड। तो एक ऐड कर दिया फ्रेज इसमें। फिर सेक्शन नंबर 23, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल टू कंडक्ट द CIRP प्रोसेस। तो ये जो प्रोवाइजो है ऐसा ही पहले भी था, उसमें थोड़ा सा बस चेंज करके लैंग्वेज को डाल दिया है। ओके, द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल शैल कंटिन्यू टू मैनेज द ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द CIRP प्रोसेस पीरियड अंटिल, जब तक कि एक रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव नहीं हो जाता या जब तक लिक्विडेशन का ऑर्डर नहीं आ जाता। ठीक है, मतलब CIRP प्रोसेस का जो पीरियड होता है 180 दिन का, या जिसको एक्सटेंड करके 330 कर दिया, वो अगर खत्म भी हो गया तो भी जब तक या तो NCLT लिक्विडेशन ऑर्डर नहीं दे दे या रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव नहीं कर दे, तब तक रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपना काम करता रहेगा, कंपनी को गोइंग कंसर्न की तरह चलाता रहेगा। तो ये प्रोवाइजो की लैंग्वेज को चेंज कर दिया है। यू विल हैव अ प्रोवाइजो ओवर देयर, यू हैव टू चेंज दैट इनटू दिस। सेक्शन 32A, नाउ बॉस दिस इज अ टोटली न्यू सेक्शन, ये एकदम नया सेक्शन इंसर्ट हुआ है, तो ये तो फुल अमेंडमेंट है। ओके, सेक्शन 32A। अब ये भी तुम देखोगे अरे इतना लंबा सेक्शन कैसे होगा, मर जाएंगे। कुछ नहीं मरेंगे, अभी मैं दिखाऊंगा नोट्स, मैंने पूरा मांझ दिया एकदम अच्छे तरह से, नोट को साफ कर दिया है, एकदम सिंपल है, समझ में आ जाएगा 5 मिनट में। क्या हेडिंग पढ़ो आप, लायबिलिटी फॉर प्रायर ऑफेंसेस। ओके, एक कंपनी थी जिसका IBC प्रोसेस स्टार्ट हो गया था, जिसको अपने बोलते हैं CIRP, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। Finally, the committee of creditors, along with the resolution professional, they approached the NCLT and they came out with a plan. उन्होंने एक रेजोल्यूशन प्लान बना लिया, बहुत ही मस्त। अब रेजोल्यूशन प्लान चल रहा है, तो बात ये हो रही है कि IBC को मतलब स्टार्ट होने के पहले, बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोसेस, कंपनी ने जितने भी प्रायर ऑफेंसेस किए थे उसका क्या होगा सर, उन ऑफेंसेस का क्या होगा, क्या उसके लिए सजा मिलेगी? तो इन्होंने यही यहां पे बताया, मेन मैं आपको बता देता हूं, इम्यूनिटी। क्या बताया मैंने? इम्यूनिटी। बोला इंसॉल्वेंसी प्रोसेस कमेंसमेंट के पहले जितने भी ऑफेंसेस थे उनसे आपको इम्यूनिटी मिल जाएगी और आपकी प्रॉपर्टी को भी हम बख्श देंगे। ठीक है, आओ। ओके, notwithstanding anything contained in the code or any other provision of any other law, the liability of a corporate debtor for an offense before the CIRP process, CIRP process चालू होने के पहले जितने भी ऑफेंस किए होंगे, all those liabilities shall cease, खत्म। और अब कंपनी के खिलाफ कोई प्रोसिक्यूशन, कोई एक्शन नहीं होगा। कंडीशन बस एक ही है, that there should be a change in the management। रेजोल्यूशन प्लान में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होना चाहिए कि अब इस कंपनी को बचाने के लिए कंपनी का मैनेजमेंट चेंज होगा। पुराने प्रमोटर्स, मैनेजर्स या वो पर्सन जिनके पास कंपनी का कंट्रोल था या उनका कोई रिलेटेड पार्टी अब कंपनी को नहीं चला रहा है। तो पुराने पापी हट गए, पुराने पापी अगर हट गए हैं, नया मैनेजमेंट आ गया, तो पुराने ऑफेंसेस के लिए कोई लायबिलिटी नहीं रहेगी। हाँ, उन पुराने पापियों को जरूर पकड़ा जाएगा, पर ये नए लोग जो मैनेजमेंट में आएंगे ये शुद्ध रहेंगे, इनको कोई, इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा और कंपनी के खिलाफ भी नहीं होगा। ठीक है, तो एक कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
इफ, ये देख रहे हो, इफ द रेजोल्यूशन प्लान रिजल्ट्स इन चेंज ऑफ मैनेजमेंट, इफ द रेजोल्यूशन प्लान रिजल्ट्स इन चेंज ऑफ मैनेजमेंट, और जो नया मैनेजमेंट है वो प्रमोटर से, पुराने मैनेजमेंट कंट्रोल से, रिलेटेड पार्टी से एकदम भी कनेक्टेड नहीं है, और ना ही उसने कोई भागीदारी की थी किसी प्रकार का ऑफेंस करने में। तो मतलब बेसिकली बोलना चाहते हो, आपने कंपनी का शुद्धिकरण कर दिया है, पुराने मैनेजमेंट को पूरा उठाड़ दिया है और नया मैनेजमेंट ला दिया है, तो उस केस में कंपनी विल नॉट बी लायबल, द नया मैनेजमेंट विल नॉट बी लायबल फॉर प्रायर ऑफेंसेस कमिटेड बिफोर द CIRP प्रोसेस। ठीक है, और अगर कुछ चालू भी हुआ है तो उसको बंद कर देंगे। हाउएवर पुराने पापी, यहां लिख लो पुराने पापी, तो पुराने पापी जो हैं वो लायबल रहेंगे, दे शैल कंटिन्यू टू बी लायबल, पुराने पापी का लायबल रहेंगे। उसी टोन में बोला कंपनी की प्रॉपर्टी के खिलाफ भी कोई एक्शन नहीं होगा, मतलब कंपनी की प्रॉपर्टी नहीं बेचेंगे वगैरह, कंपनी के प्रॉपर्टी होता है ना, फ्रीजिंग दी एसेट्स, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, बोला उसके खिलाफ भी कोई एक्शन नहीं होगा। इफ, यहां पर भी वही बात है, रिजल्ट्स इन चेंज ऑफ कंट्रोल, तो भाई चेंज ऑफ मैनेजमेंट, और नए मैनेजमेंट में वो प्रमोटर मैनेजमेंट, पुराना कंट्रोल, रिलेटेड पार्टी या जिन्होंने हेल्प किया था वो सब लोग नहीं हैं। ठीक है, आप प्रॉपर्टी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले पाओगे, नो एक्शन। एक्शन का मतलब नो एक्शन अगेंस्ट द प्रॉपर्टी, मतलब ना प्रॉपर्टी को अटैच कर सकते हैं, फ्रीज, सील कर देना, सीज कर देना, रिटेन, कॉन्फिस्केट, कुछ भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, हाउएवर पुराने पापी के खिलाफ जो एक्शन लेना है वो तो लेंगे ही। ठीक है, पुराने पापियों के खिलाफ आप एक्शन ले सकते हो। जो इन्वेस्टिगेशन कंपनी में चल रही होगी उसमें सारे पुराने पापी नए सब के सब कोऑपरेट करेंगे, एवरीवन विल कोऑपरेट। ठीक है, और ये एक तगड़ा, अब हम लोग लास्ट पेज में आ गए हैं, ये बस ये रहा खत्म खत्म। ठीक है, बस ये सबसे जोरदार अमेंडमेंट आया है भाई, सेक्शन नंबर 4 बोलता है इंसॉल्वेंसी प्रोसेस स्टार्ट तभी हो सकता है जब जो अमाउंट ड्यू हो वो कम से कम 1 लाख होना चाहिए, तब उस 1 लाख को हटा दिया और अब आ गया 1 करोड़। उसके प्रोवाइजो में बोला हुआ ही था कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसको फ्यूचर में 1 करोड़ कर देगी, तो आ गया वो फ्यूचर कर दिया, तो अब हमें इस प्रोवाइजो की भी कोई जरूरत नहीं है, 1 करोड़ हो चुका है। ठीक है, इट हैज बीन मेड 1 करोड़, तो कम से कम 1 करोड़ का डिफॉल्ट होना चाहिए। पहले क्या था, लाख रुपया था, मतलब लाख रुपया भी डिफॉल्ट है तो फाइनेंशियल क्रेडिटर ऑपरेशन करके जाके आईबीसी में केस कर सकते थे। और अब जब से ये आईबीसी कोड आया है, सरकार, एनसीएलटी, नेक्लेट इतने दुखी हो गए हैं, 1.25 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख का भी पैसा बाकी है, चलो आईबीसी कोड करने एनसीएलटी के पास, तो अब रोक दिया, बोला 1 करोड़ का कम से कम डिफॉल्ट होना चाहिए, तब आप आना हमारे पास केस करने के लिए आईबीसी कोड में, तब आप एनसीएलटी की तरफ जाओगे सेक्शन 7, 9, 10 में, वरना नहीं। तो 1 लाख का 1 करोड़ विच इज अ मेजर 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 अमेंडमेंट। तुम्हारे लिए तो ये 1 मार्क का एमसीक्यू है, उससे ज्यादा नहीं, पर प्रैक्टिकल दुनिया के लिए ये सब कुछ है। पहले जिनका 50 लाख बाकी था, 70 लाख बाकी था, 80 लाख बाकी था, वो लोग भी जाके आईबीसी कोड में केस करते थे, वो भी नहीं कर पाए। कम से कम करोड़ रुपए का डिफॉल्ट होना चाहिए, तब आप आईबीसी में केस चालू कर सकते हो। फिर ये वाला अमेंडमेंट बहुत जोरदार है, ये जो बॉक्स में लिखा है, ये मेजॉरिटी जिनको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने पूरा डिटेल बताया कि ये अमेंडमेंट उगा कहां से है। अगर आप गौर से देखो, एक सेक्शन होता है 3(7), ये रहा देखो, सेक्शन 3 क्लॉज 7। क्लॉज 7 इससे बोल रहा हूं बिकॉज ये डेफिनेशन है। आईबीसी कोड में डेफिनेशंस 2 सेक्शंस में, एक सेक्शन नंबर 3 में, 2 में नहीं है, 2 में नहीं है, नॉर्मली एक्ट में सेक्शन 2 में होता है, पर आईबीसी कोड में सेक्शन 3 में और सेक्शन 5 में डेफिनेशंस है। तो डेफिनेशन वाला जो सेक्शन होता है ना, उसके ब्रैकेट में जो नंबर्स होते हैं उसको सब सेक्शन ही क्लॉज बोलते हैं। तो सेक्शन 3 क्लॉज 7 डिफाइंस कॉर्पोरेट पर्सन, और अपने सिलेबस में तो कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी है ना पूरा का पूरा, तो इन्होंने कॉर्पोरेट पर्सन बोला था, कंपनी होता है, एलएलपी होता है, एनी अदर इनकॉर्पोरेट पर्सन बट शैल नॉट इंक्लूड एनी फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर। क्लास में डिस्कस किया हुआ, मैंने बोला भी था कि कॉर्पोरेट पर्सन के डेफिनेशन से उन्होंने सर्विस, फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर मतलब बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, ये म्यूचुअल फंड, एनबीएफसी, इन सबको हटा रखा है, यही तो सबसे बड़ा बात था। तो अब इन्होंने नोटिफाई कर दिया, आईबीसी कोड में सेक्शन नंबर 227, 227 ये पावर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि सेंट्रल गवर्नमेंट कैन ब्रिंग द फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स इन द रियाम ऑफ द आईबीसी कोड, मतलब उनमें भी आईबीसी लगा सकता है, तो इन्होंने लगा दिया। इन्होंने बेसिकली जो बड़े एनबीएफसी होते हैं ना, सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसी, सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट
NBFC एंड HFC। सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट NBFC और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज वो होते हैं जिनका असेट साइड कम से कम भी 500 करोड़ होता है, जिनका असेट साइड सर कितना, कम से कम 500 करोड़। तो बोला उनमें हम नोटिफाई कर रहे हैं, उन पे भी अब इंसॉल्वेंसी IBC कोड लगा सकते हैं। तो पहले तो सेक्शन 3 का 7 में फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर को टोटल हटा रखा था, फिर सेक्शन 227 का इस्तेमाल किया और सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट NBFC और HFC को इंक्लूड कर लिया। बोला इनमें IBC कोड हो सकता है, इनमें आप IBC कोड लगा सकते हो, ठीक है। तो ये भी एक तगड़ा अमेंडमेंट है, छोटा सा, ये बहुत हार्ड है, जिनको समझ में नहीं आएगा। तो इसका सोर्स कहाँ से निकला ये देख लो, सेक्शन 3 का 7 से, ठीक है। यहाँ पर ये ख़त्म होता है। तो ये टोटल 17 पेजेस के नोट्स हैं। जैसा कि आई टोल्ड यू, आज का जो ये क्लास है इसका क्या एजेंडा था, देखो CA स्टूडेंट CMA स्टूडेंट दोनों के लिए, ओल्ड सिलेबस न्यू सिलेबस दोनों के लिए, जिन्होंने भी लेटेस्ट बैच लगाया था उनके लिए लेटेस्ट अमेंडमेंट्स है एकदम, ठीक है। 17 पेज के नोट्स हैं, लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। थैंक यू।